हाँ गाइस, सरप्राइज, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वापस से दोस्तों। कहां पे? आपके अपने प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे। और हम क्या करने वाले हैं आपको पता ही है, वो यानी हमारा उड़ान बैच। तो भाई देखो, ऐसा है कि थोड़ा सा मतलब टाइमिंग्स का कंफ्यूजन था। ठीक है, तो आपके बबुआ सर की क्लास आज कैंसिल्ड है, तो मेरे को ये लगा कि भाई मेरी क्लास 5 बजे, बिकॉज जनरली ऐसा ही होता है ना कि पहले अपनी 7 होती थी, फिर 5 हो गई, फिर आज दोबारा थोड़ा सा कंफ्यूजन था भाई, है ना। एंड द रीजन इज कि 7, 7:15 से मैं थोड़ा सा और ऑक्यूपाइड हूं कहीं पे। सो फिर क्लास तुम्हारी मिस हो जाती, तो मैंने कहा क्या किया जाए भाई, सोल्यूशन क्या निकाला जाए। तो सोल्यूशन ये था कि बच्चों की क्लास थोड़ी पहले कर लेते हैं, 6:15 से कर लेते हैं। तुम भी फ्री हो जाओगे, ठीक है, तुम भी फ्री हो जाओगे 7:15 तक मैक्सिमम। और जो है अच्छे से रिवीजन कर पाओगे, बैकलॉग खत्म कर पाओगे आज अपने। ये नहीं कहूंगा कि खेलने जाओगे, द रीजन इज ऑलरेडी तुम बहुत खेल चुके हो दोस्तों, ठीक है। और खेलने के लिए देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें बिल्कुल समय चाहिए होता है, जरूरी है खेलना। लेकिन इसके अलावा जीवन में जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है ना बेटा, वो बहुत सीरियस वाला चल रहा है। मतलब ऐसा समझ लो आप कि अक्टूबर आ चुका है दोस्तों, नवंबर दिसंबर आने में समय नहीं लगेगा, और जनवरी में सीबीएसई जो है आपके पीछे डंडा लेके दौड़ रहा होगा, है ना। और आप आगे आगे किताब लेके दौड़ रहे होगे, है ना। इट विल बी टू मच फन। तो आप समझ रहे हो, जो साल के सबसे इंटेंस महीने होते हैं ना, मतलब किसी भी फैकल्टी से पूछ लो, तुम जो पढ़ाता हो, ठीक है, उसके लिए सबसे इंटेंस महीना पता है क्या होता है? ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, जनवरी, फरवरी। भाई ये जो आने वाले 3-4 महीने हैं ना, ये तुम्हारे लिए भी डिफिकल्ट है, हमारे लिए भी डिफिकल्ट है। बिकॉज हमें तुम्हें पढ़ाना है, ऐसा पढ़ाना है कि यार तुम पेपर में एकदम मचा के आ जाओ, एकदम बढ़िया करके आ जाओ, ठीक है। तभी तो थोड़ा मतलब रौला जो है वो थोड़ा ऊपर होता है ना मित्र। ऐसे थोड़ी काम बनता है दोस्तों, ऑरा ऊपर करने के लिए तुम्हारा परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तभी टीचर्स का थोड़ा रौला जो है वो ऊपर होता है, बदमाशी मतलब पूरी चलती है मित्र, समझ रहे हो तुम। तो ये है कहानी दोस्तों। सो नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? ओके, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। कल एग्जाम है पर्फ तुम्हारा, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, बहुत बहुत आपको ऑल द बेस्ट। सर आगे बुक, उसके बाद हम सीबीएसई, अच्छा हाँ अच्छा। उड़ान 3.0 नहीं मिला यार, 3.0 देखो यार, मेरे को भी नहीं मिला वैसे, ठीक है। वो बात अलग है कि तुम्हें बैच नहीं मिला, वो बात अलग है कि मुझे बैच नहीं मिला, ठीक है। तो उड़ान 3.0 तो यार मुझे भी नहीं मिला गाइस, ठीक है। तो बस वही है मेरे भाई, ठीक है। अब वो बात अलग है कि हम दोनों का दर्द अलग है, तुम्हारा अलग है, मेरा अलग है। उड़ान 3.0 मैंने ना रिकॉर्डेड पढ़ाया हुआ है स्टार्टिंग के 2 साल, 22 और 23 में। सही बता रहा हूँ, 22 और 23 में मैंने रिकॉर्डेड पढ़ाया हुआ है। और गजब के बच्चे आते थे, आप जान के हैरान हो जाओगे। ऐसे ऐसे आशिक बालक आते थे, ऐसे ऐसे आशिक। एक बार तो शादी करवा दी थी एक लेक्चर के अंदर, जयपुर में पैलेस बुक करवा करके, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे बालक पढ़ाए उड़ान 3.0 में। हाँ वो बात अलग है, कुछ अच्छा भी करते थे, ऐसा नहीं कि सभी बालक आशिकी करते थे। कुछ बालक परफॉर्म भी करते थे, कुछ बालक अच्छा भी करते थे, ठीक है। तो मतलब बड़ा मजा है यार, अपना ही एक कहते हैं ना, अपना ही एक उसका ऑरा है 3.0 बैच का, ठीक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके सर, रक्षक सर ने रोस्ट कर दिया। अरे रक्षक सर यार, रक्षक सर इज रक्षक सर। सर रोस्ट करें, सर तंदूर करें, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तो अपने को तो एकदम परफेक्ट चलता है रक्षक सर। भाई सर, केओपी सर आपके रोस्ट कर रहे हैं, मतलब अप्रिसिएशन मिल रहा है, समझ रहे हो तुम। तो बड़ी बात गाइस, बिग फैन, ठीक है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, केओपी सर ऐसे रोस्ट कर दे, तंदूर कर दे, कोनो दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तो बिग फैन सर का, तो भाई मैं वेरी वेरी बिग फैन, ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो है। चलिए क्या बात है, आगे बात करते हैं। तो जो बच्चा कह रहा है सर रक्षक सर ने रोस्ट कर दिया, हाय मयंक, क्या हाल चाल, कैसे हो? चलो गुड इवनिंग यार, वेरी नाइस राज, वेरी वेरी नाइस राज बच्चे। चलिए तो दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे किताबों के पागलपन की बात करेंगे, है ना। ओ किताब वाले लोग आ गए ओए, है ना। तो आज किताबों को पढ़ के जो पागलपन पैदा हुआ, मतलब ऐसा कह लीजिए, किताबों को पढ़ने का जो क्रेजी मेनिया था या हैबिट था, वो एक्चुअली कैसे डेवलप होता है उसके हम बात करेंगे। क्या क्या नए फॉर्म ऑफ लिटरेचर आपको देखने को मिलते हैं, नई कौन कौन सी किताबें आपको देखने को मिलती हैं, कितने टाइप की किताबें आपको दिखती हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। और थोड़ा बहुत हम लोग 19th सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे कि जो 19वीं शताब्दी थी, उसमें अगर आप देखोगे तो क्या क्या बदलाव या चेंजेस होते हुए आपको दिखते हैं, ठीक है। वेरी वेरी गुड इवनिंग, क्या बात है। ओके सो क्या हाल चाल, बहुत सारे बच्चों के यार 80 आउट ऑफ 80 आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं। भाई साहब गदर मचा रखा है स्कूल एग्जाम्स के अंदर, यही तो उड़ानी इनकी खासियत है, मजाक थोड़ी है भाई, है ना। यूं ही नहीं कहते हैं इस बैच को आन बान और शान, है ना। जब परफॉर्म करते हैं एग्जाम्स में, बच्चे कहलाते हैं सुपर स्टार्स ऑफ उड़ान।
है कि नहीं दोस्तों? चलिए, तो सभी बालकों के लिए विधायक जी की तरफ से फ्री रिसोर्सेस, यू नो दिस, विधायक जी आपके लिए हर बैच में फ्री रिसोर्स लेके आते हैं, चाहे हो बैकलॉग, चाहे हो माइंड मैप, चाहे आपको कंफ्यूजन करना है क्लियर, विधायक जी के फ्री रिसोर्सेस आपके लिए है ना डियर। तो आप जाइए, फ्री रिसोर्सेस का फायदा उठाइए दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो भाई इसलिए डाल रखा है पीपीटी में मैंने, क्योंकि यार मतलब सभी बच्चे इसको पढ़ पाए। एक खास खबर आपको बतानी थी कि फाइनली मार्केट में हुई प्रिंटिंग प्रेस की किताब आ चुकी है। बहुत ही जबरदस्त किताब है, ना अमेजॉन पे है, ना फ्लिपकार्ट पे, ना पीडब्ल्यू स्टोर पे, ठीक है। ये इसके लिए अलग से वेबसाइट बन रही है। तो हुई प्रिंटिंग प्रेस की, डॉगेज प्रिंटिंग प्रेस की बहुत ही बेहतरीन किताब मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, और किताब का नाम है दोस्तों गंजी चुड़ैल का बदला। बहुत ही जबरदस्त किताब है, आपको एकदम मोटिवेट कर देगी, गंजी चुड़ैल का बदला, ठीक है। और इस किताब की टैगलाइन है, क्या है टैगलाइन? कि खौफनाक रात थी, माउंटेन ड्यू साथ थी। एक खौफनाक रात थी, माउंटेन ड्यू साथ थी, मन में बस एक ही बात थी। क्या बात थी? गंजी चुड़ैल का बदला दोस्तों। तो ये खास पेशकश है डॉगेज प्रिंटिंग प्रेस की तरफ से, बेहतरीन किताब है, बहुत सारी आपको इसमें कहानी और स्ट्रगल देखने को मिलेगा हमारी गंजी चुड़ैल का, ठीक है दोस्तों। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ओके, चैप्टर कितने लेक्चर में खत्म होगा? देखो भाई, मैं पूरा पढ़ाता हूं चैप्टर, ठीक है, बीच से उड़ा के चैप्टर तो पढ़ाता नहीं हूं, मतलब समझ रहे हो तुम, मतलब पूरे जितने भी आपके कहते हैं ना बॉक्सेस होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं जो आए हुए होते हैं पेपर में, जो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, एक एक डिटेल एनसीईआरटी पढ़ाता हूं यार, ठीक। तो उसके लिए समय लगता है बेटा। आप अगर मैं उड़ा के पढ़ा दूं, एनसीईआरटी ना पढ़ाऊं, तुम्हें क्या लिखोगे तुम पेपर में? तो समय लगने के हिसाब से यार 6 लेक्चर्स लास्ट ईयर लिए थे, 6 लेक्चर्स में इस बार भी चैप्टर खत्म करूंगा, ठीक है भाई। अगर तुम्हें ना पढ़ा रहा होता डिटेल में, उड़ा के पढ़ा रहा होता, गायब भी कर देता एनसीईआरटी, तो 3 लेक्चर के अंदर चैप्टर खत्म था, 4 लेक्चर में खत्म था, ठीक है। बट मेरे साथ ये दिक्कत है, डिटेल में पढ़ाऊंगा लेकिन पेपर में आएगा, ये बात बताते रहूं, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, आगे बात करते हैं। चलो, तो जिस बच्चे का ये दुख है कि सर जी 3 लेक्चर में क्यों नहीं पढ़ाते हो एनसीईआरटी, मैंने क्यों 3 लेक्चर में काहे नहीं खत्म कर दे रहे हो चैप्टर, तो भैया डिटेल पढ़ाता हूं यार, ठीक है। तो ये है कहानी। तो पेपर में आएगा तो लिख करके आ पाओगे आंसर, तुम्हें लगेगा अरे यार सर उड़ान के नोट से पेपर आ गया, क्या बात है, मजे ही आ गए जीवन में, ठीक है। तो इस वजह से तो समय लगेगा, 6 लेक्चर दोस्त, ठीक है। चौथा आज है, 2 लेक्चर में और लूंगा, दैट्स ऑल, डन। चलिए, तो भाई पहला सवाल है, आप बच्चों के लिए 3 क्वेश्चन हैं लास्ट लेक्चर से बैक टू बैक, ठीक है। तो 3 सवाल है बेटा लास्ट लेक्चर से बैक टू बैक, फटाफट से क्वेश्चन कर लो भाई, फटाफट से जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हु सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट फंड। प्रिंटिंग जो है हमारे भगवान द्वारा दिया गया सबसे बेहतरीन गिफ्ट है ना, और सबसे जबरदस्त भी है। चलिए, तो 4 ऑप्शन है, 30 सेकंड्स का समय है दोस्तों, समय स्टार्ट होता है अब। मेनोशो ने यह बात कही थी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कही थी, मार्टिन लूथर ने कही थी, या डॉगेज दा विंची ने कही थी? फटाफट से बता दो जल्दी से भैया कि ये वाली बात जो है कौन कहा है। प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ द गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन, इससे बेहतरीन जो है भगवान का कोई उपहार ही नहीं है, बेस्ट उपहार है। बहुत बढ़िया आंसर ये, चैट चोर का टप्पा हो, या आंसर इधर नहीं लिखना है, सब चैट चोर का टप्पा चुरा लेते हैं बाहुबली। तो हमारे प्यारे बाहुबलियों, आंसर इधर नहीं लिखने का, सभी चैट चोर का टप्पा चुरा लेते हैं। तो ध्यान से चुपचाप से जो है आंसर मार्क कर देने का पोल में। और जिसके पास गलती से पोल नहीं आ रहा ना बेटा, एक बार कॉपी में नोट कर लीजिए, कॉपी खोल लीजिए अपनी, पेन उस पर होगा, चला लीजिए, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए। हर करेक्ट आंसर के लिए 10 नंबर आपको मिलेंगे। फिर 3 क्वेश्चन के बाद बताना कि सर आपका स्कोर कितना हुआ, ठीक है। वो स्कोर तुम चार्ट पे बता देना, कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर ऑब्वियस सी बात है, दैट इज मार्टिन लूथर की बात है कही हुई। जिन बच्चों ने डॉगेज दा विंची लगाया बेटा, एग्जाम में ये सब कांड मत करना तुम, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या बात है, 3% कह रहे हैं सर डॉगेज दा विंची। अच्छा भाई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बेटा तुम अभी अनुराग सर की क्लास से बाहर नहीं आ पा रहे हो ना, सर ने पढ़ाई होगी तुमको पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाली, तुम बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो वहां से भाई। वो इंग्लिश में आंसर देना है तुमको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। यहां पे इज नॉट द आंसर, करेक्ट आंसर इज मार्टिन लूथर। सादगी भाई, हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे, आशीर्वाद, सौरभ। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कहता है दोस्तों कि इनमें से कौन सा रिजल्ट था लूथर के आइडियाज के प्रिंटिंग का, ठीक है। जो लूथर ने अपने आइडियाज को प्रिंट किया था उसका क्या रिजल्ट था भाई, फटाफट से बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। चार्जर नहीं लाया मैंने, चार्ज है पूरा, ठीक है। चलो, तो हमने क्या देखा कि भाई लूथर जो है हमारे मार्टिन लूथर साहब है ना, उनके आइडियाज का रिजल्ट क्या आया, किस फॉर्म में आपको दिखता है? रोमन चर्च दोबारा रिवाइव कर गया, दोबारा उसमें नई जान आ गई, सुधर गया रोमन कैथोलिक चर्च, मोनार्की बहुत मजबूत हो गई, राजा बहुत मजबूत हो गया, लिटरेसी यानी पढ़ाई लिखाई को दबा दिया गया, है ना।
और चौथा अगर आप देखोगे तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत हो गई। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करेंगे बच्चे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार 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 दोस्तों। प्रांशिका आंसर करती हुई, बहुत सारे चार्ट चोर कटप्पा जो है हमारे आंसर्स को चुराते हुए। चलिए कोई बात नहीं, आखिरी के लिए चार्ट सॉल्व कर दूंगा मैं, रुक जाओ भी तुम, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज स्टार्टिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट। तो हमने पढ़ा था भाई कि मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखी थी, है ना। कब लिखी थी? 1517 में। और इसमें क्या बताया गया था? रोमन कैथोलिक चर्च की गलत आदतों या गलत प्रैक्टिसेस के बारे में, जिसको पढ़ने के बाद क्या होता है कि लोग एक विद्रोह, एक आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, 16 सेंचुरी के आसपास, और उसे हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट, ठीक है। तो एक ऐसा मूवमेंट था जिसको चलाया गया था कैथोलिक चर्च की गलत चीजों के अगेंस्ट, ठीक है, उसे रिफॉर्म करने के लिए। और वन ऑफ द मेजर रिफॉर्मर्स में नाम आता है मार्टिन लूथर का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे यहां पे। करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। लगभग 52% बच्चों ने ही क्वेश्चन सही किया, क्या बात है। बच्चे कह रहे हैं लिटरेसी को ही दबा दो। अरे भैया क्वेश्चन पढ़ा तो करो, कम से कम क्वेश्चन पढ़ा तो करो। कब कब ऐसा हुआ कि मार्टिन लूथर ने कहा है कि आदमी को पढ़ने लिखने ना दो? कभी कहा है ऐसा? सप्रेशन का मतलब क्या होता है? दबा देना। लिटरेसी मतलब पढ़ाई लिखाई, है ना। कभी मार्टिन लूथर ने यह कहा कि लिटरेसी को ही दबा दीजिए, पढ़ाई लिखाई बंद कर दीजिए? मार्टिन लूथर ने तो कहा नहीं। तो फिर आप ये कैसे आंसर कर सकते हो मार्टिन लूथर ऐसा कह रहा है? नहीं कह रहा भाई, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। तो बताओ, चार्ट नहीं ऑफ करने के बाद भी जो है ये हाल है तो भाई जल्दबाजी में आंसर मत करो बेटा, क्वेश्चन को रीड करिए, रीड करके प्रॉपर आंसर दीजिए, ठीक है। तो लगभग अधिराज, ऋषभ हमारे साथ, आकाश, वैभव, ऋतिक, सचिन, ध्रुव, अनमोल, आशीर्वाद और सादगी, ठीक है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से। तीसरा क्वेश्चन में, चलो, तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, बट बहुत सारे बच्चे होंगे जो नहीं आए होंगे, है ना। और इन्हीं बच्चों के लिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ द लिटरेसी रेट्स इन यूरोप इन 17th एंड 18th सेंचुरी। हमें याद है कि 17th 18th सेंचुरीज में यूरोप के कई सारे इलाकों में लिटरेसी रेट 60 to 80% पहुंच गया, ठीक है। उसके पीछे के कुछ कारण थे, कुछ रीजंस थे, ठीक है। तो 30 सेकेंड्स का टाइम है, क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, बढ़िया से, एंड देन वी हैव द आंसर्स, ठीक है। चलो तो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लेंगे सभी बच्चे, ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बालक हमारे, ठीक है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ। चलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई? विशाल कह रहा है सर जी क्या हाल चाल? बहुत है बढ़िया, हाल एकदम जबरदस्त, चाल एकदम गजब। आओ तुम्हें दिखाते हैं, आओ बेटा आओ विशाल। चाहे गजब है हाल चाल है भैया, हाल बहुत बढ़िया है, चाल तो और ही बढ़िया है, मजा आ जाएगा देख करके, है एकदम। कहोगे अरे सर जी गजब है, ठीक है। चलो तो बड़ा आंसर करो जल्दी से, है ना। हाय, चलो फटाफट से सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी आसान सवाल है। क्या है? अच्छा, प्रिया कह रही है सर जी ऑप्शन नंबर ई इज द आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। प्रिया ने दिया है गलत आंसर। यहाँ पे प्रिया जो है बच्चों को भटकाती हुई, बच्चे जो है प्रिया का आंसर देख करके गलत आंसर लगा दे। समझ रहा हूं बेटा, प्रिया बहुत शातिर प्रिया, है ना। चलिए, तो चर्चेज ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन सेट अप स्कूल्स इन विलेजेस, किंग ओपनड मोर स्कूल्स, मोर बुक्स आर अवेलेबल, और साथ ही साथ हमारा बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर वेरी सिंपल, कि हमने क्या पढ़ा था कि जब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम क्या था कि क्रिश्चियनिटी के अंदर आ गई दरार, है ना, दीवार। ऐसे करके क्रिश्चियनिटी धर्म है, वहां पे क्या था? पहले रोमन कैथोलिक चर्च सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है, वो एक ग्रुप है वहां पे, ठीक है, जिसमें रोम काफी डोमिनेट करता था। अब क्या हुआ कि जब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन चालू हुआ तो उसकी वजह से क्रिश्चियनिटी के अंदर कई सारे ग्रुप्स बन गए, अलग अलग ग्रुप्स, है ना, जिनके फॉलो करने का धर्म का जो तरीका था वो बहुत डिफरेंट था, बहुत अलग था। एंड उन्हीं ग्रुप्स ने क्या किया, फिर आप देखोगे गांव वगैरह के अंदर स्कूल्स खोलने स्टार्ट किए। जब गांव में स्कूल्स खुले तो ऑब्वियस सी बात है गरीब आदमी पढ़ने लगा, गरीब आदमी पढ़ा तो जो यूरोप का लिटरेसी रेट था बेटा वो यहां पे बढ़ गया, है ना। और साथ ही साथ यहां पे लोगों के जो किताबों की डिमांड्स थी वो भी बेटा इंक्रीज हो जाती। तभी तो आता है ना रीडिंग मेनिया, और कैसे आता भाई? तो रीडिंग के लिए क्रेज कब आया? जब लिटरेसी रेट्स बढ़े, जब लोगों ने कहा कि नहीं यार अब हमें पढ़ना है, हमें किताबें चाहिए। तभी आप देखोगे ना कि मार्केट के अंदर और ज्यादा बूम आ जाता है किताबों के अंदर, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट आंसर है कि चर्च ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन सेट अप द स्कूल्स, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। एंड लगभग 60% बच्चे रिवाइज करके आए थे जिन्होंने एकदम बढ़िया से आंसर दिए। भाई आपका सिंपल लॉजिक है, अब वीडियो कॉल्स जिस दिन मैं करूंगा टॉप 10 बच्चों को करूंगा, तो आप मेहनत करिए, करेक्ट आंसर करिए। और ऐसा नहीं कि अगर लीडर बोर्ड्स में नहीं आते हो तो मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा, मैं करूंगा तुम्हें, लेकिन तुम्हारा डेटा निकलवा करके। तो पहले डेटा देखा जाएगा, कितना पोल तुम सही करते हो, कितना एक्यूरेसी के साथ करते हो, उसके बाद आई विल कॉल यू, ठीक है। तो भाई अब ऐसा नहीं कि सर प्लीज कॉल मी, सर प्लीज कॉल मी, ये वाला सिस्टम नहीं। अब मेहनत करिए, मेहनत करने के साथ आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। क्लियर है सर?
सादगी, सुप्रवत, क्या बात है, आयुष, सौरभ, ध्रुव, रुद्र समेत, ऋषभ, सचिन, अधिराज, आशीर्वाद, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस किए भाई, 3 क्वेश्चंस हमने बैक टू बैक पिछले चैप्टर से किए। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे लिटरेसी रेट यहां पे यूरोप के अंदर बढ़ना स्टार्ट होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, उसका रिजल्ट क्या आता है दोस्तों कि लोग अभी ज्यादा किताबों की डिमांड करते हैं। ठीक है, लोग अभी वैरायटी ऑफ बुक्स की यहां पे डिमांड करते हैं, और इसी वजह से आप देखेंगे ना बच्चे कि मार्केट में नया तरीके का लिटरेचर, नई तरीके की किताबें जो हैं वो आना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। ठीक है, तो लिटरेचर क्या होता है दोस्तों? लिटरेचर इज द रिटन मटेरियल, है ना, जो छपा हुआ किताब आप पढ़ते हो, कहानी है, किस्से हैं, अलग अलग तरीके की बुक्स आती है मार्केट में, isn't it? तो उसको हम कंबाइंडली क्या कह सकते हैं? उसको हम कह सकते हैं लिटरेचर। ठीक है, तो अब जब मार्केट में लोगों ने कहा कि यार हमें किताबें चाहिए, तो पब्लिशर्स ने और राइटर्स ने भी नए नए प्रकार की, नए नए टाइप्स की किताबें जो है मार्केट में लॉन्च करना स्टार्ट की। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। बहुत बढ़िया, बच्चे ने कहा कि सर अच्छा मैं चार्ट ऑफ कर देता हूं, वेरी नाइस। ठीक है ठीक है ठीक है, देवांश कह रहा है सर 320 मेरी रैंक, वेरी नाइस देवांश। ठीक है, चलो, तो बच्चे ने कहा सर प्लीज चार्ट ऑफ कर दो। ठीक है भाई, चार्ट ऑफ कर दिया, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। ठीक है, चलिए, अच्छा अब अगर आप देखोगे तो जो नई ऑडियंस थी हमारी, जो नई ऑडियंस है, जो नए रीडर्स हैं, उनको टारगेट करते हुए क्या हो रहा है बेटा, नई किताबें मार्केट में आ जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कि जो लोग किताबों को खरीदने नहीं जा सकते थे दुकान तक, क्या हो सकता है दुकानें बहुत दूर थी, उन तक अभी किताबें जो है बुक सेलर्स पहुंचा रहे हैं। कैसे पहुंचा रहे हैं? पेडलर्स के द्वारा। अब पेडलर्स कौन होते हैं दोस्तों? पेडलर्स वो होते हैं जो जगह जगह पैदल घूम करके सामान बेचते हैं, उन्हें कहा जाता है पेडलर्स। जैसे तुम्हें मोहल्ले में सुबह सुबह सब्जी बेचने वाला आता होगा, आता ही नहीं आता है? जैसे मैं पहले कानपुर रहता था तो वहां पे हमारे घर के पास एक अंकल आते थे, ठीक है, सुबह सुबह आवाज लगाते थे, आलू है, टिंडा है, परवल है, गोभी है, टमाटर है, धनिया है, मिर्चा है। तो ऐसे करके ना मतलब घूम घूम के सब्जी बेचते थे। फिर ऐसे अगर आप देखोगे चाकू तेज कराने वाला आता था, चाकू की धार तेज करने वाला, तो वो भी ऐसे आवाज लगाता था, चाकू तेज करा लो, प्रेशर कुकर बनवा लो, है कि नहीं? तो अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है ना, आप देखोगे आपके मोहल्ले में आज भी आते हैं सामान बेचने। तो वो क्या करते हैं? घर घर जाते हैं, सामान को बेचते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं पेडलर्स। तो ऐसे ही उस जमाने में किताबों को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है किसे हायर किया जाता था? ऐसे ही पेडलर्स को। तो बुक सेलर्स क्या करते थे, है ना, इन पेडलर्स को किताबें थमा देते थे और ये गांव गांव जाकर के जो है किताबें बेचते थे। सोचो आज के जमाने में किताबें बिकती ऐसे अगर घूम घूम के, तो कैसी होती? किताबें ले लो, खाना बनाने की है, साबुन लगाने की है, साथ ही साथ घर में पेड़ पौधा उगाने की है, साथ ही साथ राजा रानी की किताब है, एक बार पढ़ोगे तो बार बार पढ़ोगे, अंग्रेजी बोलने की किताब है, समझे? तो मतलब आज के जमाने में भी अगर इस तरीके के लोग होते तो कुछ ऐसी आवाज लगा के किताबें बेच रहे होते। ठीक है, तो पहला तो ये स्टाइल हो गया कि लोगों को थमा दी गई किताबें और ये गांव गांव जाकर के किताबें बेच रहे हैं, छोटी छोटी किताबें। ठीक है, सस्ती। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या क्या बिक रहा था? अल्मनाक्स। अब अल्मनाक को हिंदी में कहा जाता है दोस्तों पंचांग। क्या कहा जाता है हिंदी में? इसको पंचांग कहा जाता है। तो जैसे अगर आप हिंदू घरों में जाइए, हिंदुइज्म के अंदर हमारे यहाँ कैलेंडर होता है, पंचांग कहते हैं उसे हम। ठीक है, तो वहां क्या होता है ना, जितने भी सन और प्लैनेट्स की पोजीशन है वो दी होती है। ऐसे आप मुस्लिम्स के अंदर मतलब घरों में जाइए, वहां पे हिजरी कैलेंडर होता है, तो वो सन के सॉरी चांद के मूवमेंट के हिसाब से चलता है ना। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो यूरोप में भी आपको ऐसे एल्मेनाक्स या रिचुअल कैलेंडर्स दिख जाएंगे कि अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ सन या प्लैनेट्स कुछ कुछ फेस्टिवल्स आपके फॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम एल्मेनाक्स कहते हैं। हिंदी शब्द अगर मैं आपके लिए बात करूं इसका, तो हिंदी शब्द है आपका पंचांग। आप अपने घरों में देखिएगा बेटा, यहां पे है ना पंचांग लगा होता है, ऐसा कैलेंडर होता है, उसमें सूरज चांद वगैरह ये सब प्लैनेट्स वगैरह बना होता है। तो वैसे यूरोप में भी इस टाइप की कैलेंडर्स आपके बिक रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या बेचा जा रहा है दोस्तों? बैलेज बेच रहा है। बैलेज क्या होती है? एक पोइट्री होती है। ठीक है, व्हाट आर बैलेज गाइस? बैलेज क्या होती है? कविताएं होती हैं जिन्हें गा गा के सुनाया जाता है। तो पहले के जमाने में लोग ये परफॉर्मेंस देखने जाते थे। ठीक है, कि यहां जो एक राइटर होता था, पोएट होता था, वो क्या करता था? अपनी पोएट्री को गा गा के सुनाता था। तो बहुत लंबी पोएट्री होती थी, गा गा के सुनाई जाती थी, तो इसे बैले कहते हैं। ठीक है, जैसे शेक्सपियर ने बहुत सारी लिखी हुई है, राइट। इसके अलावा लोक कथाएं, फोक टेल्स की बात की जाए, ठीक है, जैसे मेरे दादाजी की कहानी छपी थी बहुत पुरानी, गंजी चुड़ैल और दादाजी के को लेकर के, है ना। तो मतलब दीज आर व्हाट फोक टेल्स, जो आपके लोकल एरिया में बहुत फेमस हैं। तो इस तरीके की किताबें अगर आप देखोगे ना, यहां पे लोग पढ़ रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, लोग पंचांग खरीद रहे हैं, एल्मेनाक्स खरीद रहे हैं, इसको रिचुअल कैलेंडर्स कहते हो। लोग ये पोएट्री सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं कई बार। इनफैक्ट आप देखोगे जो फोक टेल्स या लोक कथाएं हैं
वो भी यहां पे लोग रीड कर रहे हैं। किस लिए? फॉर एंटरटेनमेंट। आज आप क्या करते हो एंटरटेनमेंट के लिए? आज आप नेटफ्लिक्स देखते हो, हॉटस्टार देखते हो, मैच देख लेते हो, गेम खेल लेते हो, ये आपके एंटरटेनमेंट के साधन है। उस टाइम ये सब नहीं होता था। तो उस टाइम क्या होता था, लोग वैरायटी ऑफ किताबें पढ़ा करते थे। ठीक है, लोग क्या करते थे, मल्टीपल टाइप्स की बुक पढ़ते थे, यही इनका एंटरटेनमेंट था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड के अंदर दोस्तों एक पेनी चैप बुक बड़ी फेमस हुई थी। पेनी चैप बुक्स क्या होती हैं? पेनी इज अ करेंसी। ठीक है, जैसे हम लोग 1 रुपया कहते हैं ना, वैसे पेनी होता है। तो इतने रुपए में बहुत कम सस्ते दामों में छोटी छोटी किताबें मिल जाया करती थी, तो इसे हम कहते थे पेनी चैप बुक्स। ठीक है, ये आप देख पा रहे ना, ये इसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल ऑफ पेनी चैप बुक है। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता था? पेनी चैप बुक्स कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? इसलिए कहा जाता था ना बेटा, क्योंकि ये जो है किताबें बहुत सस्ती मिलती थी, बहुत ही सस्ती किताबें होती थी। ठीक है, पेनी चैप बुक्स। ठीक है, ऐसे अगर आप देखोगे तो 1 पेनी की बेची जाती है। 1 पेनी मतलब समझ लो जैसे हमारे यहां का 1 रुपया हो गया, तो इतनी सस्ती किताबें मिलती थी। राइट, तो इवन जो गरीब आदमी है, पढ़ना चाहता है, वो भी इन किताबों को बड़ी आसानी से पढ़ पा रहा है, खरीद पा रहा है। दूसरी, फ्रांस के अंदर ऐसे नीले कलर के कवर में मिलती थी बिलियोथिक ब्लू। तो बिलियोथिक ब्लू जो नाम आया ना बेटा, उसके नीले कवर से आया। तो ऐसे हल्के क्वालिटी के पेपर पे पतली सी किताब होती थी ऐसे नीले कलर की। ठीक है, इसे कहते थे बिलियोथिक ब्लू। तो ये क्या थी? बहुत ही सस्ती लो प्राइस बुक्स थी, पुअर क्वालिटी पेपर पे छापी जाती थी, और इसका कवर कैसा होता था? ऐसे नीले कलर का। तो ये थी आपकी फ्रांस की बिलियोथिक ब्लू। और हमारी इंग्लैंड में बेची जाती थी पेनी चैप बुक्स। तो इनको जो बेचने वाले होते थे उन्हें चैपमैन कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? चैपमैन। तो चैपमैन कौन बंदा था? मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 1 मार्क कर, तो आप कहोगे सर जी वो लोग थे जो पैदल पैदल जो है ये घूम घूम करके जगह जगह ये पेनी चैप बुक्स बेचा करते थे। तो पेनी चैप बुक्स का मतलब क्या है? पेनी आपका करेंसी है, मतलब 1 रुपए के बराबर समझ लो लगभग। ठीक है, और चैप बुक्स क्या है? छोटी छोटी किताबें हैं। तो 1 पेनी की मिल जाया करती थी, गरीब आदमी भी इसको पढ़ लिया करता था। तो आप देख रहे हो एंटरटेनमेंट के साधन कितने बड़े हैं। इंसान जो है वो किताब पढ़ रहा है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ उसको नॉलेज भी आ रही, और वही इस चीज की बेस्ट पार्ट है। ठीक है, चल इसके अलावा अगर आप देखोगे तो भाई साहब रोमांटिक कहानियां प्रिंट की जाती थी। रोमांटिक कहानियां, समझ रहे हो? मतलब ये जो कीड़ा है ना रोमांस का यार, ये उस जमाने में भी था। लोग रोमांटिक कहानियां, गुलू गुलू वाली कहानियां पढ़ते थे। आज क्या होता है? आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख लेते हैं भाई, है कि नहीं? तो आज का सिनेरियो क्या है कि आज ये सब वाली कहानियां जो है ना, जैसे अभी सैयारा टाइप की मूवी आई थी, बहुत क्रिंज मूवी थी भाई, बहुत ज्यादा क्रिंज मूवी थी। ठीक है, तो हाँ, जिसमें पागल हुआ जा रहा है आदमी या लड़की, सैयारा तू तो ऐसे करके है, आदमी रो रहे हैं यार। उसमें रोने जैसा कुछ है ही नहीं उस मूवी के अंदर, कोई लॉजिक नहीं भाई रोने जैसा। लोग बावले हो जा रहे हैं, मुझे आंसू आ गए, मैं रो लिया। भैया काहे के लिए रो लिए? कुछ ट्रेजिक नहीं था उस मूवी में। ठीक है, हाँ, लोग एकदम बावले हो जा रहे हैं, सैयारा तू तो, मतलब उस जमाने में भी सैयारा था, है ना? जैसे आज सैयारा ये मूवी आ गई, तुमने मूवी देख ली भाई, तुम बावले हो गए। उस टाइम का जो सैयारा था वो किताबों में आया करता था। किस में आया करता था दोस्तों? किताबों में। तो रोमांटिक कहानियां जो है वो किताबों में पब्लिश होती थी। 4 से 6 पन्ने की किताब थी, रोमांटिक कहानी थी, बढ़िया पब्लिश हो गई, लोग बावले हो जा रहे हैं। तो सैयारा तब भी थे, सैयारा अब भी हैं दोस्तों। और ये सब सैयारा जो है सब ये मतलब सेल्स करवाते हैं, पहले किताबों की, आज मूवीज की, है कि नहीं? चलिए, अब हमने क्या देखा दोस्तों? साथ ही साथ इतिहास की किताबें भी थी, देवर हिस्ट्रीज। ठीक है, तो हिस्ट्रीज के अंदर अगर आप देखोगे पुराने जमाने के बारे में, इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अलग अलग साइज की, अलग अलग पर्पसेस की किताबें थी। ठीक है, बुक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट पर्पस। तो अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग साइज की किताबें बड़ी आसानी से अवेलेबल थी। सैयारा वाली किताब भी थी, हिस्ट्री की किताब भी थी, जो तुम्हें पढ़ना पसंद नहीं है, पुराने जमाने के लोग पढ़ते थे। और आप देखोगे हर इंटरेस्ट की, हर मतलब एक तरीके से साइज की जो किताब है वहां पे आसानी से मिल जाती थी। राइट, तो ये क्या है दोस्तों? ये है न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। देखो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, अभी तक नहीं पूछा गया है। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है इससे तुम्हें 1 मार्कर का सवाल मिल सकता है। ठीक है, इससे तुम्हें पूछता है कि बिलियोथिक ब्लू क्या था और पेनी चैप बुक्स क्या था। तो इस टॉपिक से अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो 1 मार्कर बनने के चांसेस हाई होते हैं, वो भी इस पर्टिकुलर पॉइंट से। ठीक है, तो इसको तुम नॉर्मली अपने भाषा में भी याद करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बिल्कुल चलेगा, कोई इशू नहीं है। चलो, अब अगर मैं आगे बात बताऊं आपको, तो देखो ये अपनी चैप बुक्स है, बहुत सुंदर तरीके की भाई, और ये अपनी बिलियोथिक ब्लू। तो इस तरीके की फ्रांस में किताब चलती थी बिलियोथिक ब्लू, है ना, नीले कलर का कवर है, सस्ते क्वालिटी का पेपर है। और ये इंग्लैंड में चला करती थी पेनी चैप बुक्स। इसको बेचने वालों को क्या कहा जाता था दोस्तों? चैपमैन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चैपमैन। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, एक प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुई थी जिसे हम कहते हैं पीरियोडिकल प्रेस। अब पीरियोडिकल प्रेस का काम क्या था? ध्यान से देखना, पीरियोडिकल प्रेस का काम क्या था दोस्तों? ये 2 चीजें छापती थी, नंबर 1 करंट अफेयर्स और दूसरा आपका एंटरटेनमेंट वाली न्यूज। तो हमने क्या देखा दोस्तों यहां पे कि एक पीरियोडिकल प्रेस का डेवलपमेंट होता है।
ये दो चीजें छापती थी। क्या छापती थी बेटा यहां पे? ये छापती थी करंट अफेयर्स। ठीक है, क्या छापती थी ये छापती थी भाई हमारे करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के साथ साथ ये छापती थी एंटरटेनमेंट वाली चीजें, जिससे आपका मनोरंजन हो। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज का, करंट अफेयर्स प्लस आपका एंटरटेनमेंट। तो ये दो कैटेगरीज के जो लिटरेचर है वो कौन पब्लिश करती थी? पीरियोडिकल प्रेसेस। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स भी आना स्टार्ट हो गए। मतलब जो हमारे न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स हैं, ठीक है, जर्नल्स मतलब मैगजीन टाइप का समझ लो, तो ये भी यहां पे पब्लिश होना स्टार्ट हो गए। अब इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो लोगों को युद्ध के बारे में, ट्रेड के बारे में, बाकी जगह क्या हो रहा है दुनिया में, ये सब पता चलना स्टार्ट हो गया है ना। तो एक तरीके से वर्ल्ड आप देखोगे ना कनेक्ट होना स्टार्ट हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि और किस टाइप का लिटरेचर आया कि नंबर 1 कुछ पीरियोडिकल प्रेसेस थी, उनका काम था करंट अफेयर्स और एंटरटेनमेंट की खबरें छापना। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स आने लगे, जर्नल्स एंड मैगजीन्स आने लगी। तो इसके थ्रू आप देखोगे जो वॉर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, व्यापार रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ये सभी प्रकार की जो इन्फो है वो लोगों तक यहां पे पहुंचने लगी। साथ ही साथ दुनिया में ये भी पता चलने लगा, यूरोप के अंदर खासकर, कि यार बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे ना बेटा, यहां पे हमारे कहते हैं सोचने के नजरियों को बिल्कुल बदलना स्टार्ट कर देती है ना, चेंज करना स्टार्ट कर देती है। चलिए अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो अभी तक जितने भी हमारे साइंटिस्ट थे, अब देखो साइंस वर्सेस रिलीजन का कॉन्फ्लिक्ट मैं समझाता हूं यहां पे, ठीक है। तो जो हमारे साइंटिस्ट हुआ करते थे ना पहले पहले वो बहुत डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि अगर आपने यूरोप में क्रिश्चियनिटी के खिलाफ आवाज उठा दी और साइंटिफिकली किसी चीज को समझा दिया तो आपको पकड़ के जेल में डाला जा सकता था या फिर मार भी दिया जा सकता था। तो आप सोच सकते हो कि अपने आइडियाज को समझाना बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द चर्च क्या था कि हमारी जो अर्थ है वो सेंटर पे और बाकी सारी चीजें उसके आसपास घूमती हैं। बट अकॉर्डिंग टू साइंस ऐसा नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइंस यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? एक बिग बैंग एक्सप्लोजन से, ये साइंस कहती है। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी क्या था भाई? जैसा बाइबल में लिखा हुआ है वैसे ही यूनिवर्स बना है। तो जो आइडियाज थे साइंटिस्ट के और रिलीजियस अथॉरिटीज के, वो क्या कर रहे थे? आपस में कोलाइड कर रहे थे, आपस में उनका मतभेद काफी तगड़ा था। लेकिन दिक्कत क्या थी दोस्तों कि समाज के अंदर किताबें नहीं थी, या वो जरिया नहीं था, वो मीडियम नहीं था जिससे साइंटिस्ट अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा पाए। और जब प्रिंटेड किताबें आनी स्टार्ट हुई मार्केट्स के अंदर, लोग पढ़ाई लिखाई भी स्टार्ट किए, लिटरेसी रेट्स बढ़े, तो साइंटिस्ट को मौका मिल गया, फिलोसफर्स को मौका मिल गया आम आदमी तक अपने विचारों को पहुंचाने का, कि आम आदमी तक जो है वो कैसे अपने थॉट्स को पहुंचाया जाए। ये किसको मौका मिल गया? साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स को, ठीक है। तो जो पुराने जमाने के अगर आप देखोगे, एंशिएंट टाइम के, मेडिवल जमाने के जो साइंटिफिक टेक्स्ट थे, उन सबको इकट्ठा किया गया, कंपाइल किया गया, पब्लिश किया गया। एंड साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो अलग अलग डायग्राम्स, मैथ्स के डायग्राम्स हो गए, ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स हो गए, आपके नक्शे हो गए, इस टाइप की चीजें अगर आप देखोगे पब्लिश होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप मेरे बगल में आप देख पा रहे होंगे सर को, ठीक है। तो पहले क्या था, इनके पास मीडियम नहीं था कि अपने साइंटिफिक आइडियाज को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। लेकिन जब किताबें आ गई तो साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स ने क्या किया? मल्टीपल चीजों को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे नंबर 1 हमारे साइंटिफिक डायग्राम्स हैं, फिर मैप हो गए, आपके ज्योमेट्रिकल डिजाइन हो गए। तो ये सब क्या है? लोगों तक भी पहुंचना स्टार्ट हुआ, लोगों ने साइंटिफिकली जो है अभी चीजों को समझना स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे सर आइजैक न्यूटन की अगर हम बात करें, है ना, न्यूटन तो आप जानते हो दोस्तों, आपकी जिंदगी में थोड़ा खराबी लाने के लिए न्यूटन भैया तो जिम्मेदार है ना। बहुत सारे बच्चे दुखी हो जाते हैं यार, कह रहे सर न्यूटन सर यार प्लीज सर वो सेब खा लेते ना, काहे का इतना दिमाग लगा दिए, सेब गिरा, अरे खाल उठा के हम होते तो खा लेते, है ना। पर न्यूटन सर कहे अरे यार ये सेब गिर गया, ये तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो तुम भी कभी कभी दुखी होते हो, अरे सर ना आप सेब उठाते, ना लॉ बनाते, ना हमारी जिंदगियां खराब होती। बट आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर न्यूटन ने कुछ डिस्कवर किया तो आज उससे हम काफी सारी चीजें कर पाते हैं ना, इजंट इट और नॉट। तो न्यूटन की जब आप लॉज पढ़ते हो, बड़े इंटरेस्टिंग लॉज है न्यूटन के, है कि नहीं दोस्तों? हमें समझ में आती हैं चीजें कई सारी, ठीक है। तो उसके लिए तो थैंक्स बोलना चाहिए न्यूटन साहब को। तो आइजैक न्यूटन ने अगर आप देखोगे तो अपनी डिस्कवरीज को पब्लिश करना स्टार्ट किया। और भाई जब न्यूटन की डिस्कवरीज पब्लिश हुई तो लोगों ने लगाया दिमाग, लोगों क्या है दिमाग में साइंस की, साइंटिफिकली इसको सोचा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं अभी रिसेंट में एक जगह गया था, ठीक है। तो वहां पे एक स्पेशल टाइप का रॉक मिलता है, एक स्पेशल टाइप का पत्थर मिलता है। उस पत्थर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मतलब आप किसी भी मौसम में चले जाइए पत्थर आपको गर्म नहीं मिलेगा, ठंडा मिलेगा। प्लस उस पत्थर में ना थोड़े से डिप्रेशंस भी बनते हैं। तो ये ज्योग्राफी और साइंस का पार्ट है। हालांकि वहां पे जो लोकल्स है उनका मानना कुछ और है, और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वाद विवाद नहीं करना चाहिए आपको, आपके आइडियाज है अच्छी बात है, अपने तक रखिए आप, ठीक है। मतलब क्योंकि लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं, ठीक है। बट मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है।
कैसी कई सारी चीजें नेचर में होती हैं जिसको हम साइंटिफिकली समझते हैं, ठीक है। लेकिन प्रिंटेड किताबों के आने से पहले ये साइंस गायब थी दोस्तों। ये वैसे तो एग्जिस्ट करती थी, साइंटिस्ट के पास तो एग्जिस्ट करती थी, लेकिन आम आदमी इसको साइंटिफिकली नहीं समझ पाता था। अब जब किताबें आ गई, सर आइजैक न्यूटन ने अपनी डिस्कवरीज छापना स्टार्ट किया, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, लोगों ने साइंटिफिकली जो है चीजों को सोचना समझना स्टार्ट किया, एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखोगे, थॉमस पेन हो गए, वॉल्टायर हो गए, जीन जैक्स रूसो हो गए, इनके आइडियाज को जब पब्लिश किया गया ना, तो इन्होंने लोगों में क्रांति ला दी, उनके थॉट्स को, उनके विचारों को बदल दिया। आपको क्लास 9th याद है, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 वाला? जी हां, बिल्कुल मैं उसी की बात कर रहा हूं दोस्तों। फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात, जहां हमारा लुई 16 लुंगी उठा के भागा था, बिकॉज फ्रांस की जनता ने खदेड़ लिया था उस आदमी को, है ना, विद हिज वाइफ ऑफ कोर्स, राइट। तो मैं बात कर रहा हूं फ्रेंच रेवोल्यूशन की। तो दोस्तों, अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब एक क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया होगा लास्ट ईयर, जो बच्चे मेरे से पढ़े उन्होंने तो काफी कुछ किया है, ठीक है, और भी आपने पढ़ा तो होगा स्कूल में। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि बताइए फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज क्या थे, क्या कारण थे। तो उसमें एक कारण आता है द आइडियाज ऑफ द फिलोसोफर्स एंड द थिंकर्स, है ना, कि जो फिलोसोफर और थिंकर थे, उनके विचार, उनके आइडियाज भी एक बहुत बड़ा कारण बने कि लोग वर वेरी मच मोटिवेटेड किसके अगेंस्ट, राजा के अगेंस्ट, कि राजा के बाजा बजाना है, ठीक है। तो उसके पीछे का कारण अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हमको यही छुपा हुआ दिखता है। सोचो अगर प्रिंटेड किताबें ना होती, जस्ट इमेजिन अगर प्रिंटेड किताबें ना होती, तो कैसे ये फिलोसफर्स, थॉमस पेन, वॉल्टायर, जीन जैक्स रूसो, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं दोस्तों, कैसे इनकी राइटिंग्स जो है लोगों तक पहुंचती, कैसे लोग इंस्पायर होते, कैसे लोग मोटिवेट होते, नहीं हो पाते ना भाई। तो सिंपल सा लॉजिक है कि प्रिंटेड किताबों ने कहीं ना कहीं इनको भी मौका दिया कि अपनी राइटिंग्स को आगे पब्लिश करें, और जिन्होंने इनकी किताबों को पढ़ा, जिन्होंने इनकी राइटिंग को पढ़ा, उन्होंने अलग नजरिए से दुनिया को देखा, एंड दैट वाज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन, है ना, बहुत ही बेहतरीन सा कंट्रीब्यूशन था वो, ठीक है। चले, तो दोस्तों अब बात है एक सवाल की, एक क्वेश्चन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैट ऑफ करके करवा रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे हमारे सही करते हैं। तो दोस्तों, डैश वर द लो प्राइस स्मॉल बुक्स प्रिंटेड एंड पुअर क्वालिटी पेपर एंड बाउंड इन चीप ब्लू कवर्स, कहां पे, इन फ्रांस, ठीक है, मैं ऐड कर देता हूं इन फ्रांस। तो आपको याद होगा, फ्रांस में नीले कवर वाली सस्ती किताबें बिका करती थी, सिंपल भाषा में बता रहा हूं, फ्रांस के अंदर नीले कवर वाली सिंपल सस्ती किताबें बिकती थी, इन्हें हम क्या कहते थे? योर टाइम विल स्टार्ट राइट नाउ। चलो फटाफट से आंसर करो। डन? हाँ जी भाई साहब, कर लिया क्वेश्चन, कर लिए सवाल जी, की हाल चाल जी, कर लो भैया, फटाफट से क्वेश्चन कर लो, आसान है भैया, आसान है भैया, आसान है भैया। नीले कवर वाली किताब थी, सस्ती क्वालिटी की थी, सस्ती मिलती थी, फ्रांस में मिलती थी, कौन सी है? नीले कवर से, याद कर लीजिए, आंसर आपके सामने है दोस्तों, गौर से देखिए, आंसर आपके सामने, ध्यान से देखिए, आंसर आपके सामने। पेनी चाप बुक्स, बिलियोथिक ब्लू, नॉवेल्स या बैलेंस, क्या लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है? फटाफट से बता दो जल्दी से। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, इसके आगे आता नहीं, ठीक है। चलो, तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बिलियोथिक ब्लू, बिल्कुल सही बात है, बिलियोथिक ब्लू। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, देखो ब्लू लिखा ही हुआ है इसके अंदर, तो लगभग 70% बच्चा क्वेश्चन सही किया है। वेरी नाइस गाइस, वेरी वेरी नाइस। आशीर्वाद, ध्रुव, ऋषभ, कुमार, प्रीतम, डीमन कैट, कृष्णा हमारे साथ, ठीक है, नायला, दिव्यांश और दीक्षा, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, क्या बात है दोस्त। तो हमने क्या देखा भाई, इसका आंसर क्या है? बिलियोथिक ब्लू। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे दोस्त, हमारे कुछ लेखक ऐसे थे, है ना, कुछ हमारे राइटर्स एंड पोएट्स ऐसे थे, जिनको लगता था कि किताबों के अंदर वो दम है, किताबों के अंदर वो कहते हैं ना, वो स्पार्क है, वो आग है जो समाज को बदल सकती है। जो मतलब हमारे राजा महाराजाओं की सरकारें थी ना, डेस्पोटिक सरकारें, डेस्पोटिज्म का मतलब क्या होता है? जब गवर्नमेंट आपकी फुल पावर लेके बैठी हो, सिटीजन्स को आवाज उठाने का भी मौका ना दे, जो राजा महाराजा आपको रूल कर रहा है पूरे पावर के साथ आपको रूल करे, मतलब आपको चांस ही ना दे यहां पे अपनी बात कहने का, तो ऐसी सरकार कहलाती है डेस्पोटिक सरकार। अब कुछ लेखक, कुछ राइटर जो थे वो ऐसे थे कि उनको लगता था कि किताबें पढ़ने से आदमी मोटिवेट होगा, और मोटिवेटेड आदमी क्या कर सकता है? बदलाव ला सकता है, चेंज ला सकता है, डेस्पोटिज्म को खत्म कर सकता है, जो डेस्पोटिक सरकारें हैं ना, इनका खात्मा कर सकता है। ठीक है, कौन था ये बंदा? एक एग्जांपल समझाता हूं, लुईस सेबेस्टियन मर्सियर। भाई साहब, ये टॉपिक बहुत प्यारा है, बहुत ज्यादा प्यारा है, ये पूरा सोर्स के फॉर्म में दिया हुआ है आपकी किताब में,
ठीक है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सीधा सीधा केस स्टडी आ जाता है कई बार, और आया हुआ है दोस्तों, एज इट इज उठा के केस स्टडी दे दिया है पेपर के अंदर। तो ध्यान से सब पढ़ना मेरी बात, ठीक है। ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ट्रेम्बल मतलब का मतलब क्या होता है, डर से कांपना, ठीक है। ट्रेम्बल का मतलब क्या होता है दोस्तों, डर से कांपना, शेक विद फियर। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ट्रेम्बल का मतलब क्या होता है, दैट इज डर से कांपना, डर से कांपना। इसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं दैट इज ट्रेम्बल विद फियर। ट्रेम्बल, डर से कांपना, ठीक है। तो डर से कांपना हो गया अपना ट्रेम्बल करना, है ना, डर जाना एकदम। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या देखा बच्चों यहां पे, दैट इज, कौन गया भाई बोर्ड यूज करके, क्या कर रहे हो भैया, क्या कर रहे हो, एक ये लो इरेजर और ना चल रही भाई। अच्छा, ये क्या हुआ, सॉरी गाइस, ये तो गड़बड़ी हो गया मामला। ओ भाई साहब, ओ भाई, ठीक है, और गड़बड़ हो गया भाई, क्या बात है, चलो अब तो सही है। ओके, तो हमने क्या देखा दोस्तों यहां पे, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स। तो ट्रेम्बल शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्रेम्बल शब्द का मतलब होता है दैट इज फियर, डरना यहां पे, ठीक है। शेक विद फियर, डर से जो अगर आप देखोगे एकदम हिलने डुलने लगना। टायरेंट्स की बात किसको की जा रही है, टायरेंट्स यहां पे जो है ना ऑटोक्रेटिक रूलर्स को कहा जा रहा है। जो आपके ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे ना, जो किसी को यहां पे आप कह सकते हो अधिकार नहीं देते थे, किसी को बोलने नहीं देते थे, उनके लिए टायरेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया, तानाशाह टाइप का पर्सन, ठीक है। हाँ यार, गायब हो गया था भाई तो ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मिड 18 सेंचुरी में, मिड 18वीं शताब्दी मतलब 1750 के आसपास की बात है, उसके बाद की बात है, ठीक है। मिड 18 सेंचुरी में लोगों को लगा कि किताब एक ऐसा जरिया है जिससे लोगों में अवेयरनेस आएगी, स्प्रेडिंग प्रोग्रेस एंड एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट मींस अवेयरनेस, ठीक है। तो लोगों को क्या लगा भैया कि किताबें एक ऐसा जरिया है ना, किताबें जो है एक ऐसा जरिया है जिससे लोगों में एनलाइटमेंट आएगा, अवेयरनेस आएगी, लोग थोड़ा ज्यादा एडवांस बनेंगे, ठीक है, पुराने सुपरस्टिशंस को, अंधविश्वास को त्याग देंगे, है ना। तो जब आप अंधविश्वास, फालतू की बातों को त्याग देते हो तो कहते कि आप एनलाइटेंड हो गए, आपके अंदर नॉलेज आ गया, आप अवेयर हो गए, ठीक है। तो लोगों के मन में यह बात आ चुकी थी, किताब पढ़ने से ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, कई सारे लोगों को ऐसा लगा कि किताबें दुनिया बदल के रख देंगी, किताबें क्या करेंगी, दुनिया बदल के रख देंगे, समाज को डेस्पोटिज्म और टायरनी से जो है वो क्या करेंगी बेटा, यहां पे आजाद करा देंगी। बिकॉज पहले के राजा कैसे होते थे, तानाशाह टाइप के, अपना अधिकार जमाना, आपको राइट्स नहीं देना, बोलने ना देना, इसको हम कहते हैं टायरनी और डेस्पोटिज्म का राज, ठीक है। तो लोगों के मन में आ गया कि किताबें क्या करेंगी, टायरनी और डेस्पोटिज्म को खत्म कर देंगी, एकदम एंड कर देंगी। एंड साथ ही साथ एक ऐसा जमाना आएगा दोस्तों जब लोगों की समझ, इंटेलेक्ट से जो है रूल किया जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहां पे कि किताबों को लेकर क्या इंप्रेशन है लोगों के बीच में, कि किताबें वो जरिया है जो डेस्पोटिज्म को खत्म कर सकती हैं, लोगों को अवेयर बना सकती हैं, और जो तानाशाहों की सरकारें हैं, जो इस तरीके का गवर्नमेंट यूरोप में है, उसको रिप्लेस कर सकती हैं, और एक ऐसा टाइम ला सकती हैं जब दुनिया को जो है रीजन से, साइंटिफिक तरीके से, नॉलेज के थ्रू जो है वर्ल्ड को चलाया जाए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज टाइम व्हेन रीजन एंड इंटेलेक्ट वुड रूल। तो इंटेलेक्ट का मतलब ही होता है एकदम समझदारी के साथ, रीजन मतलब लॉजिक के साथ चीजों को चलाया जाए। बिकॉज अभी तक क्या था, अभी तक अंधविश्वास था, सुपरस्टिशन बहुत ज्यादा था, और उसी सुपरस्टिशन को खत्म कौन करेगा दोस्तों, हमारी किताबें करेंगे, हमारी बुक्स करेंगी, ठीक है। तो ये आप दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। अच्छा, अब इस बात को जस्टिफाई करते हैं कौन, हमारे एक फ्रेंच नॉवलिस्ट जिसका नाम था लुई सेबेस्टियन मर्सियर। एक्चुअली जो बात कही है ना कि ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर, तो ये जो आपकी शब्द आई है, जो लाइन आई है दोस्तों, ये इन्हीं की कही गई है। तो लुईस सेबेस्टियन मर्सियर, बहुत ही सुंदर आदमी आपको दिखाई दे रहा होगा, मैगी इसने जो है सर पे लगा ली खाने के बजाय, ठीक है। तो लुईस सेबेस्टियन मर्सियर कौन थे, फ्रांस के एक नॉवलिस्ट थे, ठीक है, फ्रेंच नॉवलिस्ट थे। क्या थे भाई, फ्रेंच नॉवलिस्ट, मतलब फ्रांस के अंदर ये नॉवल लिखने वाले बंदे थे। नॉवल क्या होती है, किताब होती है जिसमें आप किसी के मतलब एक हीरो होता है, उसका एक हीरोइन होती है उस किताब में, है ना, दोनों कुछ ना कुछ अचीव कर रहे होते हैं। तो ऐसी कहानियों पे बेस्ड किताब आपकी नॉवल कहलाती है, ठीक है। याद रखना है इस चीज को कि नॉवल क्या है, नॉवल एक टाइप ऑफ लिटरेचर है, ठीक है। पहले आपके 10th में एक चैप्टर हुआ करता था नॉवल सोसाइटी इन हिस्ट्री, बहुत बड़ा चैप्टर था वो, बट अच्छा था, इसी से कनेक्टेड था, ठीक है। तो नॉवेल्स क्या होती है, नॉवेल्स वो किताबें जिसमें कहानी है, जैसे आप मूवी देखते हो बिल्कुल वैसी कहानी उस किताब में चलती है, एक उसका हीरो होता है, उसकी हीरोइन होती है, और साथ ही साथ एक कहानी होती है। तो हमारे फ्रेंच नॉवलिस्ट अगर आप देखेंगे, मर्सियर क्या कहते हैं कि प्रिंटिंग इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ द प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप द डेस्पोटिज्म अवे। इनका कहने का मतलब है कि देखिए, प्रिंटिंग जो है आधुनिकता का, प्रोग्रेस का सबसे पावरफुल टूल है ना, किताबें जो हैं सबसे पावरफुल टूल है, और यही किताबें क्या करेंगी, डेस्पोटिज्म को समाज में खत्म कर देंगे, ऐसी सरकारों को खत्म कर देंगे, लोग डेमोक्रेटिक तरीके से जिंदगी जिएंगे, राइट। अच्छा, मर्सियर की नॉवेल्स में
हीरोज अगर आप देखोगे ना तो कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, बाय एक्ट ऑफ रीडिंग। कैन यू इमेजिन कि मर्सियर की कोई भी नॉवल आप उठाइए तो मर्सियर की नॉवल में जो उसका हीरो होता है वो कैसे बदलता है, वो हीरो कैसे बनता है, किताबें पढ़ पढ़ के, किताबें पढ़ के उसको नॉलेज आती है, फिर उसके अंदर जज्बा आता है, मोटिवेशन आता है, फिर जाके वो हीरो बन पाता है। ठीक है, किसकी नॉवेल्स में, मर्सियर की नॉवेल्स में। दे रीड द बुक्स, दे आर लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ द बुक्स क्रिएट एंड देन दे बिकम एनलाइटेंड। तो मर्सियर की जितनी भी नॉवेल्स आप पढ़ेंगे उठा करके, सारी फ्रेंच नॉवेल्स में जो हीरो है, जो मेन कैरेक्टर है उस नॉवेल का, वो कैसे हीरो बनता है, पहले किताब पढ़ता है, किताबों में डूब जाता है, किताबों से नॉलेज मिलती है, तब उसका कैरेक्टर बिल्डअप होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो मर्सियर यहां पे क्या कर रहा है, नॉवेल्स की इंपॉर्टेंस को बढ़ा रहा है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब अगर आप देखोगे सेबेस्टियन मर्सियर का मानना था कि जो किताबें हैं वो क्या करेंगी, यहां पे लोगों में अवेयरनेस लाएंगी और डेस्पोटिज्म को खत्म कर देंगी। तभी एक और स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो मर्सियर कहता है, क्या कहता है कि ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। इसको डॉगेज भैया ने सिंपल भाषा में समझा दिया, हमारे पेन से डरो राजा जी। समझ रहे हो, तो ये राजा जी हैं डेस्पोटिज्म वाले, वही अपनी मनमानी चलाने वाले, और ये भैया हमारे डॉगेज भैया हैं। ठीक है, तो डॉगेज भैया ने क्लियर बता दिया इस पूरे लाइन को एकदम सिंपल भाषा में, हमारे पेनवा से डरो रे राजा जी, समझे, हम कलम चला देंगे तुम खत्म हो जाओगे। देख रहे हो डॉगेज का, देख रहे हो तुम, एकदम डॉगेज एनलाइटन हो चुका है, एकदम अवेयर हो चुका है, कह रहा राजा जी हम कलम चला देंगे तुम खत्म हो जाइयो, समझे, तुम दिखाई ना दियो यहां पे, ना तुम दिखाई दियो, ना तुम्हारा मंत्री, ना तुम्हारी सरकार, है ना, डरो हमारे सामने, हमारे कलम के आगे डरो राजा जी। यही अगर आप देखोगे मर्सियर कह रहा है कि ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। तो वर्चुअल राइटर कौन है दोस्तों, लेखक है। किसे डरने के लिए कहा जा रहा है, तानाशाहों को, राजाओं को, वो राजा जो लोगों को राइट्स नहीं देते, अधिकार नहीं देते, अपनी मनमानी चलाते हैं, तो ऐसे राजाओं के लिए क्या है, वार्निंग है। किसने दी है, लुई सेबेस्टियन मर्सियर ने। उसी वार्निंग को शॉर्ट में हमारे डॉगे समझा दे रहा, हमारे पेन से डरो राजा जी, हम कलम चला देंगे, किताब लिख देंगे, लोग मोटिवेट हो जाएगा, सब मारेगा तुमको, भाग खत्म हो जाएगा तुम्हारा सब कुछ, है ना। तो ये है भैया इसका पूरा सार। अब आपसे अगर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन तो यही करता है, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि ये लाइन किसने कही है। दूसरा क्वेश्चन कहता है बताइए इससे मतलब क्या है, तो आप लिखेंगे सर कि मर्सियर का मानना था कि बुक्स विल ब्रिंग एनलाइटमेंट, बुक्स अवेयरनेस और एनलाइटमेंट लाएंगी। ठीक है, एंड आफ्टर रीडिंग द बुक्स लोगों में जो मोटिवेशन आएगा उससे वो डेस्पोटिक रूल को एंड कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये आप यहां पे लिख करके आएंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए, तो इसके बाद मर्सियर का ऑरा कैसा हो गया होगा दोस्तों, मर्सियर का ये सब लिखने के बाद क्या हो गया होगा, है ना। मर्सियर का ऑरा बहुत सिंपल है कि झुक के रहना पड़ेगा राइटर के आगे, है कि नहीं। मर्सियर इसी ऑरे से तो आ रहा होगा बाहर कि भाई साहब राजाओं झुक के रहना पड़ेगा राइटर के आगे, मजाक नहीं राइटर से, हमने गलत छाप दिया, किताब छाप दी तुम्हारे अगेंस्ट, जो जनता है ना एकदम आग बबूला हो जाएगी, फूंक डालेगी तुम्हारा पहले सहले सब। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो मर्सियर साहब क्या कह रहे हैं, झुक के रहना पड़ेगा राइटर के आगे, मजाक नहीं चलना मित्र, बदमाशी फुल मोड पे। ठीक है, चलिए। अब यहां तक तो हमने ये देखा यार कि किताबों का जो है जोर कैसा आया। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। देखिए जो मर्सियर ने कहा अभी तक कि किताबें समाज में बदलाव ला सकती हैं, सरकारें बदल सकती हैं, उसका बेस्ट एग्जांपल इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बट चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं कि हु सेड प्रिंटिंग इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन, वो फोर्स है जो कि डेस्पोटिज्म को खत्म कर देगी। ठीक है, तो वी हैव 4 ऑप्शन, बहुत आसान बात है, हमने जस्ट अभी पढ़ा, जिसकी हम बात कर रहे थे वही आपका आंसर है। योर टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ। फटाफट से बच्चों जल्दी से आप बात करेंगे, फटाफट से बालक, फटाफट से, चलिए जल्दी से बालक, चलो बच्चों। हाँ जी भाई लोग, की हाल चाल, क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया भाई। बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊं तुम्हें, आई फील सो हैप्पी यार। मैंने एक चीज देखी अभी, कल शाम को आई हैड अ कॉफी फ्रॉम मैकडोनल्ड्स, बहुत सस्ती कॉफी थी, है ना, बहुत सस्ती, बड़ा अच्छे से उन्होंने स्माइल स्माइली बना के मेरे को दिया हुआ था। सो मैंने उनको भाई सोशल मीडिया पे टैग कर दिया मैकडोनल्ड्स इंडिया को, है ना। भाई साहब मैकडी ने री मेंशन दे दिया गाइस। ठीक है, प्राउड, मतलब फैन मोमेंट हो गया मेरा, मैकडोनल्ड्स ने री मेंशन दे दिया यार, मतलब दैट्स अ फैन मोमेंट फॉर मी। मैंने तो ऐसे ही टैग कर दिया था मैकडोनल्ड्स को, मैंने कहा चलो यार कॉफी अच्छी लग रही है, मैकडोनल्ड्स बीइंग क्रिएटिव, और भाई मैकडोनल्ड्स हैज टैग्ड मी इन द स्टोरी। तो भाई साहब मतलब फैन मोमेंट गाइस, फैन मोमेंट। तुम लोग भी जब टैग करते हो ना मेरे को, हमारे लिए फैन मोमेंट होता है जब तुम टैग वैग कर देते हो ना भाई साहब, फैन मोमेंट। बट ये तो यार बचपन से अपन मैकडी वैकडी कर रहे हैं तो फैन मोमेंट। ठीक है,
चलो, तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर वेरी सिंपल, दैट इज लुइस सेबेस्टियन मर्सियर। तो ऑप्शन नंबर सी बेटा आपका जो है करेक्ट है। ठीक है, क्या बात है यार, 87% बच्चों ने अच्छा किया हुआ है। आशीर्वाद, प्रिंस, ध्रुव, सौरभ, आयुष, ऋषभ, क्या बात है, सचिन, ओके बहुत भाई, हम आन्या जी हमारी, विशाल एंड सादगी एंड सौरभ, क्या बात है, सुपर यार, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो तुम लोग, वेल डन गाइस, वेल डन। ठीक है, वेल डन बच्चों, वेल डन, है ना। चलो, सो अब देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर दोस्तों। ये चैप्टर का ना बहुत धांसू पार्ट है, बहुत ही धांसू पार्ट है। ठीक है, दैट इज प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, और मालिक अगर आ गया दोस्तों तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर नहीं लिख पाते, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर नहीं लिख पाते दोस्तों। ठीक है, अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तुम्हें, एक्चुअली रासपुतिन मैंने नाम दिया हुआ था, ये रासपुतिन देख रहे हो तुम, रासपुतिन, क्लास 9th याद आया, सोशलिज्म इन रशिया एक चैप्टर हुआ करता था। तो वहां का जो राजा था रशिया का, जार निकोलस द सेकंड, उसके डाउनफॉल के पीछे ये बंदा था। इस बंदे की फोटो तुम आज गूगल करना और देखना उसको, तुम 2 मिनट देखोगे ना, तुम्हें लगेगा तुम्हारे को पकड़ने वाला है, मतलब तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है, इतना डेंजरस दिखता था। और भाई साहब का थोड़ा रानी के साथ गुलू गुलू चलता था, तो गुलू गुलू के चक्कर में ना पूरा चौपट मार दिया रशियन एम्पायर ने। ठीक है, जार निकोलस की ऐसी करवा दी, सब गलत, आप देखोगे उसको डिसीजन लेने के लिए बोलता था। तो बेचारा हमारा राजा जार निकोलस 2 जगह धोखा खाया, अपने एडवाइजर से, बाकी तो तुम्हें पता ही है, बस नीले ड्रम में नहीं गया भाई वो। ठीक है, चलो, तो मतलब ये कहानी जो है भाई तब भी हुआ करती थी। फिलहाल हम आते हैं हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन पे वापस, तो लेट्स कम टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन आता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो पीवाईक्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है कि प्रिंट कल्चर में अगर आप देखोगे ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर दी जिसके चलते फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। इलैबोरेट बाय गिविंग एग्जांपल्स। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि बताइए कि प्रिंट कल्चर ने ऐसे हालात पैदा कर दिए, ऐसे कंडीशंस पैदा कर दिए जिसके चलते फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। अब कैसे हुआ ये समझते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसमें 2 से 3 रीजन आप दोगे यहां पे। नंबर 1, सबसे पहला रीजन, सबसे पहला रीजन। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन क्या कहता है, देखिए नंबर 1, जो प्रिंटेड किताबें थी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हर एक बच्चा, लिखना मत अभी, सिर्फ सुनना, हाँ लिखना कुछ नहीं कॉपी में, सिर्फ सुनना मेरी बात को। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है दोस्तों कि प्रिंटेड कल्चर ने क्या किया, प्रिंटेड किताबों ने जो हमारे एनलाइटमेंट थिंकर्स थे, मतलब फिलोसफर्स, जैसे वोल्टायर, जीन जैक्स रूसो, इन सबको क्या किया भाई, इन सबके आइडियाज को लोगों तक पहुंचाना स्टार्ट किया जो पहले लोगों तक एक्सेसिबल नहीं थे। तो नंबर 1 पॉइंट क्या लिखेंगे कि प्रिंट ने क्या किया, एनलाइटमेंट थिंकर्स के आइडिया को पॉपुलर बना दिया, पहला कारण। दूसरा कारण अगर आप देखोगे, इनकी राइटिंग्स को भी डिस्कस किया जाने लगा, है ना, इनकी राइटिंग्स को क्या किया जाने लगा, डिस्कस किया जाने लगा। और जब लोगों ने इनकी किताबें पढ़ी तो जो अंधविश्वास था, सुपरस्टिशन था, डेस्पोटिज्म था, इस सबको क्रिटिसाइज करने लगे। अभी क्या था, जो राजा ने बता दिया, चर्च ने बता दिया, आंख बंद करके तुमने मान लिया, है ना, कोई वेरिफिकेशन का सिस्टम नहीं था। लेकिन क्या हुआ, जब से प्रिंटेड किताबें आई, इनके आइडियाज वायरल हुए, तो लोगों ने इन आइडियाज को पढ़ा, और जो सुपरस्टिशन था, अंधविश्वास था, डेस्पोटिज्म था, इसको यहां पे क्या किया बच्चे, यहां पे क्रिटिसाइज करना, इसकी निंदा करनी स्टार्ट की। ठीक है, तीसरी बात, इन्होंने अगर आप देखोगे ये कहा कि भाई जो हमारा समाज है वो लॉजिक से चलना चाहिए, रीजन के रूल की बात की गई। रीजन का रूल होता है लॉजिक लगाना। ठीक है, तो हमारा समाज कैसे चलना चाहिए, लॉजिक से चलना चाहिए, ना कि ट्रेडिशन से। और यह कहा गया कि चीजों को साइंटिफिकली और रेशनली जज किया जाए, कि पहले हम लोग क्या करते हैं, हर चीज को एज इट इज मान लेते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, समाज को लॉजिकली और साइंटिफिकली चलाना चाहिए। पहले किस पे चल रहा था, अंधविश्वास पे, चर्च की बताई गई बातों पे, राजा की बताई गई बातों पे। अब जब किताबें पढ़ी, लोगों ने आइडियाज पढ़ा, तो लोगों ने कहा कि नहीं यार, हम गलत तरीके से चला रहे हैं, हमारा समाज बेस्ड होना चाहिए साइंस के ऊपर, लॉजिक के ऊपर, रीजन के ऊपर, ना कि अंधविश्वास के ऊपर। ठीक है, एंड इसी के बाद आप देखोगे लोग क्या करते हैं, चर्च की अथॉरिटी और पावर को टारगेट करते हैं, कहते हैं कि कैसे चर्च अपने आप को भगवान मानता है, कैसे राजा अपने आप को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव कहता है, ये तो गलत बात है ना भाई। तो इन्होंने क्या किया, जो चर्च और हमारे राजा की अनकंट्रोल्ड पावर थी, उस पर सवाल उठाने स्टार्ट कर दिया, उसको क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जो वोल्टायर हैं, रूसो हैं, जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे अभी, ये कौन है, फिलोसफर्स हैं, है ना, जो फिलॉसफी लिखते हैं, मतलब कई सारी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो दे आर फिलोसफर्स एंड थिंकर्स। इनके आइडियाज को लोगों ने जब पढ़ा
तो लोग जो है अभी क्वेश्चन करने लगे, लोगों ने अभी हर चीज पे सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया। पहले जो लोग बहुत चुप हुआ करते थे, पहले जो लोग बहुत शांत हुआ करते थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया दोस्तों, अभी सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। एंड ये जो बड़ा बदलाव है, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं फ्रांस की पूरी हालात को बदलने वाला था, फ्रांस की पूरी गवर्नमेंट को बदलने वाला था। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक दिन में नहीं हुआ है दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के लिए भी कई साल लगे हैं, ये बिल्डअप होने के लिए, लोगों में हिम्मत आने के लिए, लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए कई साल लगे हैं, और किताबों ने इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो पहला तो हमने समझ लिया, पहला क्या है, द आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स, ठीक है, उसको पॉपुलर करना। अच्छा, अब दूसरी बात दोस्तों, जब कभी भी आप किसी बारे में पढ़ते हो, जब आप किसी चीज को स्टडी करते हो, तो आप हमेशा ना उसको कंपेयर जरूर करते हो, आप उस पर डिबेट जरूर करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये चैप्टर पढ़ा प्रिंट कल्चर, तुमने भी ये चैप्टर पढ़ा प्रिंट कल्चर, हम दोनों के आइडियाज में फर्क जरूर होगा, कुछ बातें कॉमन होंगी, कुछ बातें अलग होंगी, तो हम आपस में इन आइडियाज पे डिबेट कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, isn't it? और एक माहौल बन जाएगा आपकी क्लास के अंदर अगर सभी लोग ऐसा करेंगे। तो फ्रांस का जो समाज था, जब उन्होंने किताबें पढ़ी, जब उन्होंने आइडियाज पढ़े, तो वहां पर भी ऐसा डिबेट और डिस्कशन का कल्चर डेवलप हो गया कि हर इंसान जो है ना कुछ कुछ पढ़ रहा है। अब उसमें कुछ चर्च के सपोर्टर्स होंगे, कुछ राजा के सपोर्टर्स होंगे, वो उसको बचाने की बात कर रहे होंगे, जो उनके विरोधी होंगे वो उनके अगेंस्ट बात कर रहे होंगे। तो एक डिबेट और डिस्कशन का माहौल फ्रांस के अंदर पैदा हो चुका है। अब लोगों ने क्या किया दोस्तों, जितने भी रेगुलेशन नॉर्म्स थे, नॉर्म्स मतलब जितने भी रूल्स थे, जितने भी रेगुलेशंस थे, हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिस्कस करना स्टार्ट किया। पहले क्या था, एक्सेप्ट कर लेते थे, आंख बंद करके मान लेते थे। अब क्या हो रहा है दोस्तों, हर चीज पे सवाल उठाया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। अब इनको समझ में आया कि साइंस का पावर क्या होता है। इवन जो एस्टैब्लिश्ड बिलीफ्स थे कि भाई सूरज नहीं चक्कर काटता, धरती चक्कर काटती है, या मतलब जो भी एस्टैब्लिश्ड बिलीफ्स थे, ठीक है, या कुछ और बता दिया गया कि जो है जादू से यूनिवर्स बना है, इस टाइप के जो फालतू के बिलीफ्स थे ना, उस पे अभी सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया गया। पहले लोग मान लिया करते थे कि एज इट इज ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है, कि सोलर सिस्टम के जो है सेंटर में जो है धरती रहती होगी और आसपास जो है हमारे सूरज चक्कर काटता होगा, ठीक है। या यो लोग ये भी मानते थे कि अर्थ क्या है, अर्थ फ्लैट है, लोग ऐसा भी मानते थे कि अर्थ फ्लैट है, और चर्च वाले खूब प्रमोट करते थे इसको, ठीक है। तो अभी ये सब जो बेकार के बिलीफ्स एंड ट्रेडिशंस है ना, इस पे लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। पहले क्या था, एक्सेप्ट कर लिया करते थे कि धरती फ्लैट है भाई साहब, ठीक है। फिर बाद में पता चला कि हमारा बेवकूफ बनाया जा रहा है। जब किताबें पढ़ी, साइंटिस्ट के आइडियाज पढ़े, फिलोसफर्स के आइडियाज पढ़े, तब इनको रियलाइज हुआ कि यार ये तो गलत बात है, चीजों को लॉजिकली और साइंटिफिकली समझना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब अगर आप देखोगे चौथी इंपॉर्टेंट बात, इसी कल्चर की वजह से, अगर आप देखेंगे ना, इसी कल्चर की वजह से एक नया समाज के अंदर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। जो लोग पहले चुपचाप थे, जो लोग पहले अपोज नहीं करते थे चर्च को, हमारे राजाओं को, उन लोगों ने किताबें पढ़ने के बाद, उससे इग्नाइट होने के बाद, उससे अवेयर होने के बाद क्या किया भाई, यहां पे हमारे एक समाज में एक रेवोल्यूशन डेवलप होना स्टार्ट हो गया। अब लोगों को लगने लगा कि हमें अपना अधिकार चाहिए, हमें एक ऐसा समाज चाहिए जो डेमोक्रेसी बेस्ड हो, जहां पे लोगों के पास राइट्स हो, जो मेहनत करे उसको अधिकार मिले। तो इस टाइप के आइडियाज आप देखोगे ना पूरे फ्रांस के अंदर वायरल हो रहे हैं, और अगर वायरल होंगे तो डेफिनेट सी बात है क्या होगा दोस्तों, आप देखोगे लोग यहां पे इकट्ठा हो जाएंगे स्ट्रगल में। आपने नेपाल का अभी देखा, आपने नेपाल में जो स्ट्रगल हुआ जेनजी वाला, नो डाउट कि वायलेंट था, एंड वायलेंस इज नॉट अ गुड थिंग टू डू, बट आप देखोगे कि क्या हुआ था नेपाल के अंदर, अभी रिसेंट में सोशल मीडिया बैन हो गया था। उससे पहले भी नेपाल की हालत काफी खराब थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं नेपाल से, सो दे यूज्ड टू टेल मी कि वहां पे करप्शन बहुत ज्यादा था, इनकम टैक्स वाले आते थे, फ्री का पैसा ले जाते थे, ठीक है, रेड मारते थे, नहीं दोगे पैसा तो आपको जेल में डाल देंगे, तो ऐसा करप्शन वगैरह काफी था। बट फाइनली क्या हुआ कि लोगों के अंदर आप देखोगे वो रिवॉल्ट करने वाला फीलिंग आया, लोगों ने रिवॉल्ट भी किया, है ना, सरकारी पलट दी भाई पूरी। तो अब अगर आप देखोगे तो ऐसी फ्रांस के अंदर, और इनफैक्ट जब ये नेपाल में कांड हुआ ना, फ्रांस में दोबारा हुआ है भाई। फ्रांस के भी 2 पीएम को अभी रेजिग्नेशन देना पड़ा है, आप गूगल करना, आपको पता चलेगा पूरा न्यूज। तो फ्रांस के अंदर भी हल्ला हुआ है अभी दोबारा से, ठीक है। तो वैसे ही कुछ माहौल अगर आप देखोगे इस टाइम पड़ चुका है ना, हमारे फ्रांस के अंदर। तो फ्रांस में लोगों के अंदर ये बात तो क्लियर हो गई कि अब हमें अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करना, हमें हर चीज को क्वेश्चन करना है, सवाल उठाना है, लॉजिकली बात करनी है, साइंटिफिकली बात करनी है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो राजाओं और चर्च की अथॉरिटी पे भी क्वेश्चन उठाना है। तो लोगों के अंदर एक विद्रोह वाली भावना पैदा हो रही है, लोगों को लग रहा है कि नहीं यार अब तो चेंज करना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि एकदम घी में, आग में घी डालने वाला काम करना, वो इस तीसरे रीजन ने किया। अब 1780 से क्या हुआ दोस्तों, बहुत सारा ऐसा लिटरेचर पब्लिश होने लगा जो हमारे राजा महाराजाओं का मजाक उड़ाता था।
क्या करता था, रॉयल्टी को मॉक करता था। रॉयल्टी मतलब जो राजा महाराजा थे उनका मजाक उड़ाया करता था। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो ऐसा लिटरेचर जो था हमारा बहुत वायरल हो गया फ्रांस के अंदर। हमने क्या पढ़ा कि 1780 से ऐसा लिटरेचर पब्लिश होने लगा जो राजाओं का मजाक उड़ाता था, ठीक है, उनकी मॉरलिटी पे कि कितने सही हैं वो लोग, इस पे सवाल उठाता था, क्वेश्चन उठाता था, ठीक है, कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर था फ्रांस का, कि सबसे टॉप पे तो राजा बैठा हुआ, उससे कोई कुछ नहीं पूछेगा, है ना, फिर अपना जो है क्लर्जी वाले लोग हैं, फिर नोबिलिटी वाले हैं, फिर आता है आम आदमी। तो ये जो सोशल ऑर्डर था इस पे सवाल उठाया जाने लगा। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कई सारे कार्टून्स ऐसे आ गए जो ये दिखाते थे कि राजा तो जो है बढ़िया डांस कर रहा है रानी के साथ। देखो तुम मजा दिलाता हूं थोड़ा, ठीक है, आओ। तो हमने क्या देखा, तीसरा पॉइंट क्या कहता है भाई, कि कई सारे कार्टून और कैरिकेचर, अभी कैरिकेचर क्या है, जैसे जिंदा आदमी का कार्टून बना दो तुम, उसे कैरिकेचर कहते हैं, ठीक है। तो अभी जो है कार्टून और कैरिकेचर ऐसे ऐसे आ गए मार्केट में, जो है ना यहां पे ये दिखा रहे थे कि राजा जो है फुल मजे ले रहा है जीवन के, रानी के साथ जो डांस कर रहे हैं ना, वो राजा जी टिंग टिंग, है ना, एकदम फुल रानी के साथ डांस चल रहा है, सेन्योरिटा ऐसे करके डांस चल रहा है मस्त एकदम, रानी भी नाच रही है, पार्टियां हो रही हैं एकदम खतरनाक लेवल की, और आम आदमी सफर कर रहा है। आम आदमी के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रोटी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। तो ऐसे वाले पिक्चर्स अगर आप देखोगे ना तो बहुत वायरल हो रहे हैं फ्रांस में, कि एक तरफ जो है राजा एकदम बढ़िया रानी के साथ डांस कर रहा है, तुमने जो कहा है सेन्योरिटा, है ना, ये बात है ना, है ना, ऐसा करके एकदम मस्त गाने वाने चल रहे, पार्टी शार्टी चल रही है, भोजपुरी भी चल रहा है बीच में, है ना। तो आप समझ रहे हो कि वहां लुई 16 गाना गा रहा है, अरे राजा जी का दिल वहां टूट जाई, मेरी एंटोनेट है, सुनो ना, अरे चलो डांस करते, कपल डांस। तो देख रहे हो तुम, तो इस तरीके का जो पिक्चर्स हैं वो पूरे फ्रांस में वायरल है। और इसको देख करके जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है यार, उसके मतलब आग लग गई तन बदन में कि भैया हम तो एकदम एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं और यहां राजा मजे लूट रहा है जीवन के। सो दैट इज व्हाट मेड द पीपल मोर एंग्री। इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों के मन में ना नफरत भर गई, हेट्रेड भर गया भाई साहब राजा के प्रति, पूरे सिस्टम के प्रति, है ना। और यहां पे आप देखोगे दे गेट मोटिवेटेड, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये लोग मोटिवेट होते हैं एक बदलाव लाने के लिए, एक चेंज लाने के लिए। बट एक सवाल यहां पे और भी है, क्या सभी किताबों को लोगों ने यहां पे पढ़ लिया, क्या सभी आइडियाज से वो इन्फ्लुएंस हो गए, क्या राजाओं ने अपने को बचाने के लिए कुछ नहीं किया? यार नहीं, ऐसा नहीं था। तो देखो फ्रांस के अंदर अगर आप देखोगे ना तो नंबर वन, लोग इस आइडिया से इंपैक्ट तो हुए थे, उन पर प्रभाव तो पड़ा था, लोगों के अंदर हेट्रेड भी आई थी राजाओं को लेकर के, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो ये वो भी किताबें पढ़ रहे थे जो राजा अपने को बचाने के लिए लिख रहा है, जो चर्च अपनी बात को सही साबित करने के लिए लिख रहा है। तो पॉइंट ये है कि दोस्तों इनके पास दोनों लिटरेचर था, एक वो जो राइटर्स लिख रहे हैं राजाओं को एक्सपोज करते हुए, चर्च को एक्सपोज करते हुए, और एक वो जो राजा महाराजा चर्च अपने को बचाने के लिए लिख रहे हैं। तो फ्रांस के आदमी के पास, फ्रांस की जनता के पास दोनों प्रकार के आर्टिकल्स हैं, दोनों प्रकार की राइटिंग्स हैं। अब चूज उनको करना है कि किसके साथ जाना है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते डायरेक्टली कि प्रिंटेड किताबों ने ही रेवोल्यूशन कॉज किया, उसके और भी कई सारे कारण थे। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जो लोग पहले एकदम बंद दिमाग से सोचते थे, अभी उन लोगों ने बहुत ही खुले तरीके से जो है आइडियाज को एक्सेप्ट भी किया और जो गलत चीज थी उसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया। पहले ये सब कुछ नहीं होता था, पहले सिर्फ अंधविश्वास था, नो क्रिटिसिज्म, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है दोस्तों, जब किताबें पढ़ रहे हैं, हर प्रकार का लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो इनसे मोटिवेट भी हो रहे हैं दोस्तों, साथ ही साथ जो है सही गलत का फर्क भी कर पा रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट मेड फ्रेंच रेवोल्यूशन सो स्पेशल, है ना, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर इन किताबों का जो कहते हैं ना मतलब रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिलोसफर्स एंड थिंकर्स कभी अपने आइडियाज को लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाते अगर किताबें ना होती। तो किताबों ने क्या किया, प्रिंट ने क्या किया, लोगों के सोचने के तरीके को, लोगों के नजरिए को यहां पे बदल के रख दिया, चेंज करके रख दिया। और वही अगर आप देखोगे ना बेटा, यहां पे सबसे बेस्ट बात है किसका, हमारे प्रिंटेड किताबों का। तो अगर दोबारा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिंट कल्चर ने कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन को मतलब आप कह सकते हो सपोर्ट किया, तो ये चारों रीजन आप लिख करके आएंगे। पहला रीजन क्या टाइटल दोगे, प्रिंट पॉपुलराइज्ड आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स। दूसरा आप देंगे कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। तीसरा आप देंगे जो लिटरेचर जो कि रॉयल्टी को मॉक करता था। चौथा ये कंक्लूडिंग पॉइंट आप जरूर डालना कि देखिए दोनों प्रकार के लिटरेचर लोगों ने पढ़े, जो कि राइटर्स ने लिखे और जो चर्च वालों ने छापे, फिर उन्होंने उसमें से कुछ को डिसाइड किया, कुछ को रिजेक्ट किया। फाइनली प्रिंट ने जो बेस्ट काम किया वो यही था कि लोगों के सोचने के नजरिए को बदल दिया, चेंज करके रख दिया। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट, ठीक है। इज दैट क्लियर माय डियर? चलिए, तो प्रिंट रेवोल्यूशन, सॉरी, प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। चलो, तो मेरे भाई अब इसी बात पे एक सवाल हो जाए, एक क्वेश्चन हो जाए, क्या बोलते हो दोस्त, है ना। इसी बात पे एक बढ़िया सा सवाल करते हैं, लेट्स हैव अ क्विक वाला क्वेश्चन। चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। क्वेश्चन कहता है बच्चों, यहां पे ध्यान से देखना,
4 ऑप्शंस। ठीक है, ओनली एंटरटेनमेंट। ऑप्शन नंबर सी लिख लेना फटाफट से, दैट इज कि ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। ठीक है, डन। चलो, तुम्हारे लिए 4 ऑप्शन है, फटाफट से आंसर कर लीजिए, जल्दी से आंसर कर लीजिए, 30 सेकंड का समय है। सभी बच्चों को आंसर आता है, बहुत अच्छी बात है भाई, सभी बालकों को आंसर आता है। चलिए दोस्तों, जल्दी से फटाफट से, कम ऑन बच्चा बड़ी। ओके, डन। चलो, कर लिया भाई सवाल। कर लिया सर बच्चों ने क्वेश्चन? ठीक है, डन। चलो, तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर वेरी सिंपल, दैट इज करंट अफेयर्स विद एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो करंट अफेयर्स और एंटरटेनमेंट को साथ में यहां पे छापा जाता था, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। 71% बच्चों ने क्वेश्चन सही किया। क्या बात है, राइट स्टार, सौरभ, ऋषभ, विहाव, सुप्रवत, अहमद, मिकासा, दीक्षित, अभिनव, क्या बात है, वेरी वेरी नाइस, सुपर्ब गाइस। ठीक है, तो काफी सारे बच्चों ने यार 6 और 6 के। नायला वेरी नाइस, आर्यन, अभिनव बहुत अच्छा किया, आकर्ष, कुमार, प्रीतम बहुत बढ़िया दोस्तों, सुपर बेस्ट था, क्या बात है, जबरदस्त आंसर, जबरदस्त। ठीक है, चलो, अब तुम्हारे लिए एक होमवर्क है आज का। ठीक है, 19th सेंचुरी की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं बता रहा हूं आपको, स्टार्ट कर रहा हूं, बाकी हम कवर इसके साथ इंडिया इन द वर्ल्ड एंड प्रिंट को अपन लेक्चर 5 में करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे अपन। ठीक है, तो देखो दोस्तों, 19th सेंचुरी के अंदर, 19th सेंचुरी का मतलब क्या होता है, बेसिक सी बात है, 1800 से 1900 के बीच का जो पीरियड है, 1800 से 1900 के बीच का जो पीरियड है, ये कहलाता है आपका 19th सेंचुरी। क्या कहलाता है दोस्तों? 19th सेंचुरी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप ये स्टडी करते हो कि कैसे आप देखेंगे यहां पे किताबों के रीडर्स बदलते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों किताबों का नेचर चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए 19वीं शताब्दी की, तो पहली बात तो लिटरेसी जो लिटरेसी रेट्स थे वो यूरोप में बहुत ज्यादा बढ़ गए, एंड एज ए रिजल्ट आप देखोगे तो लार्ज नंबर्स में नए रीडर्स हमको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं नए रीडर्स? नंबर 1 बच्चे, दूसरा महिलाएं, और तीसरा हमारे वर्कर्स जो काम किया करते थे फैक्ट्रीज में। ठीक है, तुमने क्या देखा कि 19th सेंचुरी में जब यूरोप के लिटरेसी रेट्स बढ़े, तो उसके बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, कुछ नए रीडर्स मार्केट में आ गए। कौन थे ये लोग? बच्चे थे, बिकॉज स्कूल्स ओपन हो गए थे, तो वहां पढ़ाई करना मैंडेटरी था। बच्चों के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस चलाई जा रही थी, उसमें कहानी किससे छापे जाते थे। महिलाएं थी, इंपॉर्टेंट रीडर्स भी बनी और राइटर्स भी बनी। और वर्कर्स, जो फैक्ट्री से टाइम बचता गया, इन्होंने क्या किया, पब्लिक लाइब्रेरीज में उस टाइम का इस्तेमाल करके खुद को एजुकेट करना स्टार्ट किया। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे इन द टॉपिक दैट इज द 19th सेंचुरी। ठीक है, अब आपका होमवर्क आज का ये है, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको नहीं दे रहा हूं, आज का होमवर्क ये है कि आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड को अच्छे से रीड करना है दोस्तों, अच्छे तरीके से इस पर्टिकुलर टॉपिक को रीड करना है, और इससे मैं कमिंग क्लास के अंदर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। उड़ान के शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज आया है, वीक में हमारी 3 क्लास आ रही थी, अभी 2 क्लास आएंगी, फिर अक्टूबर में हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपना हो जाएगा। डन। तो बच्चों आपको ध्यान से याद रखना है बहुत अच्छे से, चिल्ड्रन, विमेन एंड वर्कर्स। ठीक है, तो इसको पहली बात तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको रीड करके आना है, अच्छे से रीड करके आना है, आपका होमवर्क है आज का। आज लिखने का टास्क नहीं है, आज सिर्फ रीड करना है, और इससे कमिंग क्लास में मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा। क्या करूंगा इससे? कमिंग क्लास में आपसे सवाल करूंगा, क्वेश्चंस करूंगा। इज दैट क्लियर?
इज इट क्लियर? तो स्टार्टिंग के जो 2 से 3 पोल्स है बेटा वो आपको इसी टॉपिक से आएंगे, ठीक है। चलिए तो भाई आई हैव वन मोर क्लास माय डियर, एक और क्लास है मेरी, ठीक है। तो आज ही क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट भाई ये अपना न्यू इंटरफेस है जो आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द, या हो सकता है आ भी गया हो, अभी तक तो ऐसा नहीं आया, ठीक है। और ये अपनी ओजी किताब है द क्वेश्चन एंड कंसेप्ट बैंक, बहुत सारा बच्चा इससे प्रैक्टिस कर रहा है। देखो अब इस किताब में आपको सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करने, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करने, ठीक है। जितना मैंने सब टॉपिक करा दिए, जितने मैंने सब टॉपिक्स अभी तक करा दिए हैं, ठीक है, उससे आप बेसिक सी बात है 10 से 12 क्वेश्चंस आप लगाइए, ठीक है। 10 to 12 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए और आंसर खुद से लिखिए बेटा, इसका आंसर मत देखिए, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, जितने मैंने टॉपिक्स अभी तक करा दिए हैं उससे, ठीक है। जिनके पास किताब है उनके लिए कह रहा हूं, जिनके पास नहीं है तो अपना होमवर्क करेंगे, ठीक है। प्लस आपको आंसर्स जो है ना खुद से लिखने। आंसर्स कैसे लिखने हैं दोस्तों? आंसर्स आपको सेल्फ लिखने, खुद से लिखने, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो हमारी क्वेश्चन बैंक में आंसर दियो आप उसको रटोगे, आप उसको रटोगे नहीं, आपको खुद से आंसर्स लिखने हैं, सेल्फ आंसर्स लिखने हैं बेटा, ठीक है। और उसको उड़ान के नोट से आप मैच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या एनसीईआरटी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके पास किताब नहीं है वो मेरा रेगुलर होमवर्क जो मैं आपको देता हूं क्लास में आप रेगुलरली करोगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर मेरे बच्चों? चलिए, तो देखो मैं कभी नहीं कहता कि जाओ जाके किताब खरीद लो, ठीक है। जो बच्चों को चाहिए, प्रैक्टिस के लिए चाहिए, उनके लिए सब बुक, ठीक है। जो बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ठीक है। तेरे को इतना कंटेंट में उड़ान बैच में ही दे रहा हूं कि तेरा भला हो जाएगा, तो आराम से अच्छे से एग्जाम्स करके आएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, ऐसा मत सोचना कभी कि सर मैं किताब नहीं खरीद सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। सच्चाई ये नहीं हो सकता कई बार, तो सर आप क्या मुझे पढ़ाओगे नहीं, आप कंटेंट नहीं दोगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं तेरे को होमवर्क दूंगा, तेरे को होमवर्क करना है, उड़ान के नोट्स करने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ तेरे को मिलता है, उसको अच्छे से करना है। तो उड़ान में ही बेटा इतना कंटेंट है आपके पास कि आप बिना किताब के भी रॉक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि सर मेरे को क्वेश्चंस कम पड़ रहे हैं, थोड़े ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, मेरे को कॉम्पिटेंसी बेस्ड मैं करना चाहता हूं, तो उसके लिए बेटा ये बुक है आपके लिए, ठीक है। दैट इज पीडब्ल्यू क्वेश्चन एंड कंसेप्ट बैंक। इज दैट क्लियर? चलिए, ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये टेंशन मत लेना भाई। नमस्कार, वीडियो कॉल्स में करूंगा इन द नेक्स्ट क्लास। आज आई हैव वन मोर क्लास। मैंने कहा ना थोड़ा सा क्लासेस क्लैश हो गए आज, मेरे को था कि शायद 5 बजे तुम्हारे साथ है, बट क्लास हो गई थोड़ी सी 7 बजे, एंड अगेन वहां से आई एम ऑक्यूपाइड, ठीक है। क्या बात है, ओके। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे, ताने कस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे, मैं तो आगे बढ़ रहा हूं, है ना। ये सॉन्ग यार मैं ऐसे सुन रहा था, आज मुझे याद आ गया। चलो तो मैं सुना के जाता हूं, ठीक है। ठीक है, चलो 4 लाइन सुना के जाता हूं तुम्हें। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे, ताने कस रही है दुनिया मेरी नादानियों पे, पर मैं काम कर रहा हूं, मेरी सारी खामियों पे कल ये मारेंगे ताली, मेरी कहानियों पे कल जो बदलेगी हवा ये शर्माएंगे, हमारे अपने हो कह के बाहे गरमाएंगे, क्योंकि जिद्दी बड़ा हूं मैं, फिर भी बरसात में खड़ा हूं मैं, बूंदे बेरहम है उनको ये वहम है कि मैं टूट रहा हूं, जो मैं सीख रहा हूं, पर वो बेवकूफ है मैं तो सीख रहा हूं, ऐसे पहले भी लड़ा हूं मैं, एक कच्चा घड़ा हूं मैं, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच यार, नमस्कार। अगली क्लास में मिलते हैं। आज थोड़ी सी छोटी क्लास थी, है ना, तो तुम्हारे बच्चों के लिए थोड़ा सा मैंने कहा कि चलो यार, थोड़ी मेरी भी क्लास है, तुम्हारी भी क्लास है, तो बस इसको एंड करते हैं। अच्छे से रिवाइज करना, उम्मीद है मजा आ रहा होगा चैप्टर में। 2 लेक्चर्स और चैप्टर फिनिश धड़ा, ठीक है। तो आपका अपने डॉगेश सर, नमस्कार, आपसे विदा लेते हुए, लव यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।